हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे सीटेट 2022 के जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो है एनसीएफ से और एनईपी से। अभी तक 2 एग्ज़ाम हुए हैं 28 और 29 दिसंबर और एनसीएफ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए, साथ ही एनईपी से पूछे गए हैं। मैंने 1 जनवरी 2022 को 1 जनवरी 2023 को यानी कल हमने एक वीडियो दिया था जिसमें हमने बात की एनसीएफ 2022 जो अभी भी लॉन्च हुआ है। कब लॉन्च हुआ है? तो 20 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ है। उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हमने किया। थ्योरी में क्या कुछ कहा गया है वो हमने किया। पंचकोश क्या है ये हमने किया। एफएलएन क्या है ये हमने किया। बहुत सारे पॉइंट हमने किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो सीधा देख सकते हैं। साथ ही अब हम लोग बात करेंगे एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 क्यों? क्योंकि पिछले बार जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे प्रश्न एनसीएफ 2005 से पूछे गए थे। बहुत सारे प्रश्न एनईपी यानी नई शिक्षा नीति 2020 से पूछी गई थी। एनईपी का भी इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है। एनईपी यानी नई शिक्षा नीति 2020 पूरी डिटेल में है, वो आप एक बार जरूर देख लें। साथ ही एनसीएफ 2022 का भी लिंक है, वो भी देख लें। और एनईपी 2005 आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के नीचे यानी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक मिलेगा। साथ ही इस वीडियो में हम प्रश्न भी करेंगे, एनसीएफ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा देखें। और नहीं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं एनसीएफ 2005। ठीक है, एनसीएफ 2005 है क्या? तो सबसे पहले तो इसका 1 नंबर में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कितना है? 2005। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है प्रोफेसर यशपाल, इसके अध्यक्ष है। और एनसीएफ 2005 के निदेशक है प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ठीक है, ये टीचर्स अकेडमी एग्जाम द्वार का ही ऑफलाइन क्लास है जो सरैया मोतीपुर सरैया में चलता है। ठीक है, मोती चौक सरैया मुजफ्फरपुर बिहार में चलता है। टीचर्स अकेडमी ऑफलाइन क्लास है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? तो आप देख सकते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, चलिए आगे है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, हिंदी में है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि एनसीएफ 2005 कितनी बार आ चुका है। तो एनसीएफ 2005 2005 से पहले, ठीक है, मैंने एनसीएफ 2005 से पहले कब तक आया था? तो एनसीएफ याद रखना है क्या कि एनसीएफ 2005 से पहले 3 बार आ चुका था। ठीक है ना, यानी कि एनसीएफ 2005 चौथे नंबर का एनसीएफ है। और साथ ही अब तो एनसीएफ 2022 भी आ गया है। ठीक है, तो एनसीएफ 2022 मिलाकर कितनी बार हो गया? तो ये 5वें नंबर का एनसीएफ है। यानी एनसीएफ 2005 से पहले 3 एनसीएफ आए हैं। एनसीएफ 2022 से पहले 4 एनसीएफ आ चुके हैं। कौन कौन है? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप क्या कि एनसीएफ 2005 से पहले, एनसीएफ 2005 से पहले 3 आए हैं। कौन कौन? पहला एनसीएफ आया था आपको 1975 में। ठीक है, उसमें कुछ अपडेट किया गया, फिर आया 1988 में। तीसरा एनसीएफ आया 2000 में, सन 2000 में तीसरा एनसीएफ आया। और चौथा एनसीएफ आया था एनसीएफ 2005, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद 5वां एनसीएफ भी आ गया है। और वो कब आया है? तो वो आया है 20 अक्टूबर, याद रखना है 20 अक्टूबर 2022 को 5वां एनसीएफ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को। इसके साथ ही यानी एनसीएफ 2022 के साथ ही एक और चीज का शुभारंभ किया गया। वो क्या है? तो वो है बाल वाटिका। बाल वाटिका का शुभारंभ केंद्रीय विद्यालय के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे हैं अभी एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2022 हम कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां आप जाके देख सकते हैं। चलिए एनसीएफ 2005 की बात कर लेते हैं। तो एनसीएफ 2005 से पहले कितने एनसीएफ आए हैं? तो ये हैं टोटल 3 एनसीएफ आए हैं। पहला 75, दूसरा 88 और तीसरा 2000। अगर आप एक बार एनसीएफ समझ लेते हैं तो गारंटी के साथ आप 4 से 5 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। तो वीडियो को जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तो एग्जाम शुरू हुआ है, 2 ही दिन एग्जाम हुआ है। बहुत सारे एग्जाम अभी लगभग 1 महीना के आसपास एग्जाम बाकी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं क्या कुछ है पॉइंट में। ठीक है, चलिए तो पहला है कि नोट में क्या एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है। तो एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख। कौन सा लेख है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख
लेख या निबंध कर सकते हैं उसको, निबंध सभ्यता और प्रगति से हुई थी। याद रखना है कौन, सभ्यता और प्रगति से हुई है। साथ ही एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में किया गया, अनुवाद किया गया। कितनी भाषा, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। इन सभी भाषाओं में एनसीएफ का अनुवाद किया गया है, याद रखना है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट हो गया एक। तो कहाँ से उत्पत्ति हुई है, तो ये हुई है रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से, और साथ ही इसकी सभी भाषाओं में, 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। अब उद्देश्य क्या है एनसीएफ का, तो एनसीएफ का उद्देश्य क्या है, तो इसका पहला उद्देश्य है, इसके पहला उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़ना, ये इसका पहला उद्देश्य है। मतलब कि बच्चों के जहाँ भी लिखा मिला आपको सर्वांगीण विकास, बच्चे के चहुमुखी विकास के बात करें, ऐसा जो भी वर्णन है जिससे बड़े बच्चे के सभी क्षेत्रों का विकास हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा और आपको वो एनसीएफ 2005 के विषय में वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 बालकों के मूल्यांकन के लिए किस बात पे जोर देता है, तो ये देता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो एनसीएफ सर्वांगीण विकास पे बल देता है, बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करें तो आंसर बिल्कुल सही होगा, एकदम सटीक होगा, ठीक है। दूसरा, बच्चों के मूल्यांकन के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी सीसीई का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सीसीई यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन पे बल देता है। चलिए इसमें क्या क्या कुछ कहा गया है, तो इसके जरिए नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करने की बात की गई है बच्चे में। चलिए अगला देखते हैं, जो इसके 5 मार्गदर्शक, एनसीएफ 2005 में कितने मार्गदर्शक सिद्धांत है, तो कितने हैं, तो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये भी पूछ लेता है कि आपसे कितने मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं एनसीएफ 2005 में, तो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए। कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना, यानी बच्चों को जो पढ़ाया जाए उसके बारे में, उस ज्ञान को, चाहे कोई भी टॉपिक का पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, उससे मतलब नहीं है, बस जो भी चीज़ पढ़ाया जाए उसको क्या है, बच्चे के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। कोई भी सब्जेक्ट, आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आप जीके पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं, आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं वो चीज़ों क्या करना है, बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ना है, ताकि बच्चों को वो चीज़ें आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि कोई भी चीज़ हम किसी से लेट करके बताते हैं तो वो जल्दी समझ में आती है, इसके लिए ये चीज़ें कही गई है, ठीक है। तो पहला क्या है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। अगला है सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से पड़े है, यानी बच्चे को रटने पर जोर नहीं देना है बच्चे को, ठीक है। कोई भी चीज़ रटवाना नहीं है, आपको ऐसा समझाना है कि बच्चे को सीधा सीधा समझ में आए, और ऐसा समझे कि बच्चों को उस पर खुद से कुछ कर सके, खुद से कुछ सोच सके, खुद से कुछ चीज़ें बना सके, कर सके, बस रटने पर जोर नहीं देना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पाठचर्या को समृद्ध बनाना, ताकि यह पाठ पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों को सर्वांगीण विकास कर सके, ठीक ना। मतलब कह रहा है कि पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं होता है, बच्चे को सर्वांगीण, जहाँ भी हमने कहा था, इससे पहले भी कहा था कि जहाँ भी सर्वांगीण विकास की बात करें वो सबसे सटीक और सही आंसर होगा। ये तीसरा पॉइंट है। अगला है परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना, मतलब परीक्षा को लचीला बनाना है, किसी तरह से कठोर परीक्षा नहीं होना चाहिए, ठीक ना, लचीलापन होना चाहिए। बच्चे को साल भर पे एग्जाम, इस टाइप की बातें नहीं करता, वो कहता है बच्चे की परीक्षा हो, वो लचीलापन उसमें होना चाहिए। चलिए अगला चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट है, ये 5वां है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 5 पॉइंट। अगर इन 5 चीज़ों को आप समझ जाते हैं तो आपके सारे एनसीएफ के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, देश की लोकतांत्रिक नीति के अंतर्गत सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना है, यानी कि बच्चों को लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी चीज़ करने का अवसर देना, साथ ही बच्चों में लोकतांत्रिक तरीके प्रजातंत्र लागू करने की बात, इस पे ये बल देता है कौन, एनसीएफ 2005, कि बच्चों में लोकतांत्रिक परिवेश होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अगर ये 5 पॉइंट आप समझ गए तो उससे सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सिद्धांत की तरफ। और ये 5 जो अभी हमने 5 पॉइंट पढ़ा वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। पहला क्या है, पहला है ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ना, ठीक है। दूसरा है
रटने की प्रणाली खत्म किया जाए। बच्चे को रटवाना नहीं है, रोट लर्निंग नहीं करवानी है, ठीक है। चलिए तीसरा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, मतलब जो भी शिक्षा दिया जाए वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। पहले लाइन में क्या, बच्चे के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अगला है, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए, मतलब जो भी एग्जाम है उसको लचीला बनाया जाए। पांचवा है, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, माने बच्चे राष्ट्र के प्रति आस्थावान विद्यार्थी कंप्लीट हो, ऐसा कुछ कहा गया है एनसीएफ 2005 के जरिए। अगला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है, तो बिना बोझ के अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम, बिना बोझ के अधिगम। जो भी कहता है एनसीएफ 2005 वो यही कहता है कि एक तो बच्चे को चहुमुखी विकास कराया जाए, दूसरा बिना बोझ के बच्चों को अधिगम दिया जाए। अब 2005 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो क्या कुछ बिंदु कहा गया है, चलिए 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, ठीक है। पहला है, विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी, हमने पहले कहा चहुमुखी की बात करें, सर्वांगीण विकास की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए शिक्षा बाल केंद्रित हो, यानी कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, कैसा हो, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला है, भारत सरकार के MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई थी। यह समिति कौन, एनसीएफ 2005 की समिति बनाई गई थी। किसकी अध्यक्षता पे, प्रोफेसर यशपाल उसमें अध्यक्ष थे। और किसकी पहल पे, तो MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। चलिए अगला चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCERT में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। क्या है, सुधारात्मक कदम है, किसमें, NCERT पाठ्यक्रम में, ठीक है। अगला पॉइंट है, एनसीएफ 2005 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। कब इसके लिए बैठक किया गया था, तो यह किया गया था 14 एवं 15 जुलाई को, ठीक है। चलिए अगला है, बाहरी ज्ञान बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, एनसीएफ 2005 निर्माण NCERT ने किया था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी। हमने कल जब आपको 1 जनवरी 2023 को वीडियो दिया था, उसमें हमने बात किया था किसका, एनसीएफ 2022, और एनसीएफ 2022 हो, एनसीएफ 2005 हो, एनईपी 2020 हो, सभी में किसकी बात की गई है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बच्चे को शिक्षा देने की बात की गई है, वो भी किसमें, बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी VBI है कि बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है इन सभी के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, एनसीएफ 2005 के निर्देशक कौन है, तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार इसके निदेशक है। अगला पॉइंट है, शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है। इसमें मतलब एनसीएफ 2005 कौन सा शिक्षण पे दौड़ जाता है, तो ज्ञात से अज्ञात, कुछ चीज़ें हमें पता है उसके बारे में कुछ पता है और कुछ अज्ञात करने की ओर हम ध्यान देते हैं। साथ ही मूर्त को जो चीज़ें हम देख सकते हैं उससे जो नहीं देख सकते उसके बारे में सोचने पर बल देता है एनसीएफ 2005। अगला है, तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर शिक्षा देनी चाहिए, मतलब तनाव मुक्त, ठीक है, बिना भय के शिक्षा की बात करता है। अभिभावक, अगला पॉइंट है कि अभिभावक यह संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा करना गलत है। यानी कि कहने का अर्थ है कि एनसीएफ कहता है कि बच्चे से ऐसी उम्मीद मत रखिए कि मतलब वो बहुत हार्ड हो जाए, ठीक ना, यानी कि बच्चे से एकदम निपुण हो ऐसा नहीं, बच्चे गलती करेंगे और गलती करेंगे तभी सीखेंगे, ये अभिभावक को भी समझना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, बालक को क्रिएटिव बनाने का पूरा मौका दे, मतलब बच्चा जो कहता है जो करना चाहता है उससे पूरी छूट दिया करने की, ठीक है। चलिए तो इस पे बोल देता है बच्चे को क्रिएटिव बनाने पे। अब है एनसीएफ ने कुछ सुझाव दिए थे, आइए देखते हैं क्या सुझाव एनसीएफ ने दिए थे, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा एनसीएफ 2005 के सुझाव क्या, पहला है संवैधानिक मूल्यों का विकास किया जाए, ठीक है, बच्चे में संवैधानिक मूल्य का विकास किया जाए, ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाए, खेल को महत्व देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या, खेल को महत्व देना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने आपको पहले ही कहा था, हमने कल एनसीएफ 2022 कराया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भी एनसीएफ 2022 भी
खेल को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। उसमें क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एनसीएफ 2022, एनसीएफ 2005 भी यहाँ खेल को महत्व देता है, एनसीएफ 2022 भी देता है, ठीक है। चलिए अगला है जीवन से जोड़ना, विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, मुक्त वातावरण करके सीखने पर जोर दिया जाए। अगला है शिक्षा बच्चों के स्तरानुकूल होना चाहिए, मतलब शिक्षा जब बच्चे को देना है उसके स्तर ही अनुकूल होना चाहिए। ऐसा ना कि बच्चा 4 साल का हो उसको आप 6 साल 5 साल का कुछ सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जिस एज का बच्चा हो उसी एज के स्तर, उनके स्तर के अनुसार, उनके सीखने के स्तर के अनुसार आपको सिखाना चाहिए, ठीक ना। अगला मोटी मोटी किताबें को बेकार माना गया है, ठीक है। रोजगारपरक शिक्षा देना, पाठ्य सहगामी क्रिया जैसे कि संगीत, चित्रकला, नृत्य, एनसीसी, इन सभी चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है किसके जरिए, एनसीएफ 2005 के जरिए। अगला पॉइंट है हमारा एनसीएफ 2005 पुरस्कार एवं दंड, ठीक है। क्या चीज़, पुरस्कार एवं दंड वर्जित सीमित होना चाहिए, मतलब इन सब चीज़ों को सीमित रखा गया। मातृभाषा पर जोर दिया गया कि बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग किया जाए, पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाए। बच्चे को जो पहले से पता है उसके आधार पे आप कुछ नया ज्ञान उसमें जोड़ सकते हैं। परीक्षा का उपयोग किया जाए, परीक्षा का डर दूर किया जाए, ठीक है। बच्चे से क्या करना है, परीक्षा का डर दूर करवाना, ये एनसीएफ 2005 का लक्ष्य है। चलिए अगला देखते हैं। अब एनसीएफ से कुछ वन लाइन में प्रश्न है, उसके बाद फिर जिस तरह से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस टाइप के भी हम प्रश्न करेंगे। वन लाइन में प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया है। ऑप्शन तो है नहीं, बस सीधे आंसर है क्या, प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या है, उत्तर है प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र कौन सा है, वह कब दिया गया है। तो ये है शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, और ये दिया गया है कब, 1993 में, ठीक है। कब दिया गया है, 1993 में ये सूत्र दिया गया है, शिक्षा बिना बोझ के। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किस मंत्रालय की पहल पे एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तो ये किया गया था किस पे, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, MHRD। किस पे, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पहल पे ये किया गया था एनसीएफ 2005 को तैयार, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है। तो ये होता है सभ्यता और प्रगति, और बहुत इंपोर्टेंट है, आपको एकदम याद ही रखना है इसको, ठीक है। एनसीएफ 2005 का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो प्रारंभ कहाँ से हुआ, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये कहाँ से हुआ है, तो सभ्यता और प्रगति, और किसके निबंध से हुई है, तो ये भी याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो एक सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि एक शिक्षक जो है वो क्या करता है। तो आपको एक सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर के रूप में आपको सुविधा प्रदान करता है। तो एक सुविधादाता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। किताब में जो चीज़ें दी हुई है उसको छोटा करके, उसको तोड़ के, उसको समझा कर आपको कुछ चीज़ें दिया जा रहा है, तो वो किसके जरिए दिया जा रहा है, तो वो टीचर के जरिए। इसलिए एक टीचर एक शिक्षक है, एक सुविधादाता है, इसलिए आपको वो चीज़ें आसान करके आपको दे रहा है, इसलिए इसको सुविधादाता कहा गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है। तो इसके लिए सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन को सुझाया गया है, ठीक है। कौन सी, खुली पुस्तक परीक्षा का मूल्यांकन को सुझाया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है। तो ऑप्शन सही आंसर है क्या, कि एनसीएफ 2005 में सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति कही गई है, ठीक है। किसके भारत को, सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की बात की गई है, किसमें, एनसीएफ 2005 में। अगला है, प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन कब हुआ था। तो यह हुआ था 1992 में, प्रोफेसर यशपाल का कमेटी का गठन। चलिए अगला पॉइंट है, प्रोफेसर यशपाल समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो ये थे टोटल 38 सदस्य, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, करिकुलम
किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखना। किसका? लैटिन भाषा का शब्द है। अगला पॉइंट है हमारा कि बच्चों के स्कूली बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा है। बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा है, ना समझ पाने का बोझ किसका कथन है? बच्चों के, ये लाइन कर रहा है कि बच्चों के स्कूली बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा है न समझ पाने का बोझ, कथन किसका है? तो ये प्रोफेसर यशपाल समिति का, ठीक है ना। इन्होंने कहा था कि जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं वो स्कूल के बोझ से ज़्यादा बड़ा है कि वो समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, चलिए, अगर आपने अभी तक एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो NCF 2022 का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वो भी देख लें। साथ ही NEP 2020 का भी लिंक है, वो भी जरूर देख लें। चलिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला पॉइंट है कक्षा 1-2 में इसे किसको 1-2 में इसे पर्यावरण के अलग विषय के रूप में नहीं रखकर इसे भाषा और गणित विषयों के साथ एकीकृत कर पढ़ाने के लिए कहा गया। गणित की सामग्री बच्चे के नज़दीकी पर्यावरण के चारों ओर बनाई जानी चाहिए। किसकी बात करें? यहाँ EVS पर्यावरण की बात करें। आपको पता है कि क्लास 1 और 2 में, ठीक है, क्लास 1 और 2 में EVS नहीं पढ़ाई जाती। EVS क्लास 3, 4, 5 में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो वही यहाँ बात की जा रहा है कि कक्षा 1 और 2 में EVS को इसे पाठ्यक्रम के अलग विषय में नहीं रखकर इसे भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया गया है, ठीक है, एकीकृत कर पढ़ाने के लिए कहा गया। गणित की सामग्री बच्चे के नज़दीकी पर्यावरण के चारों ओर बनाई जानी चाहिए, ऐसा NCF 2005 कहता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कक्षा 3 से 5, 3, 4, 5 में बच्चों को पर्यावरण के प्राकृतिक और सामाजिक रूप में विभक्त न करते हुए एक संपूर्ण विषय के रूप में पढ़ने के लिए कहा गया। किसने कहा? तो ये NCF 2005 ने चर्चा की थी। किसने? NCF 2005 ने, ठीक है। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा अगला प्रश्न है वो प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस टाइप से पूछे जाते हैं उस टाइप के प्रश्न यहाँ बने हैं। चलिए, पहला प्रश्न है NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अभी हमने बात की। ऑप्शन है तानाशाही, स्वतंत्र, सुविधाजनक या आधिकारिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक सुविधाजनक के रूप में होनी चाहिए शिक्षक की भूमिका, ठीक है, सुविधाजनक। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, इसे मैं थोड़ा सा छोट कर लेता हूं ताकि सारे प्रश्न एक साथ दिख जाए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये आपको ध्यान रखना है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन क्या होता है? निगेटिव वाला होता है। और निगेटिव के लिए हमेशा क्या होता है? निगेटिव आंसर ही खोजना होता है। पॉजिटिव प्रश्न रहता है तो पॉजिटिव आंसर, निगेटिव प्रश्न है तो निगेटिव आंसर। चलिए, देखते हैं निगेटिव आंसर क्या हो सकता है। उच्च और अमूर्त गणित सीखने के लिए तैयारी, गणित को बच्चे के जीवन के अनुभव से जोड़ना, ये तो पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, पूरा पॉजिटिव है। चलिए, समस्या को सुलझाने और समस्या प्रस्तुत करने का कौशल, जहां कौशल बढ़ाने की बात आ जाए वो पॉजिटिव आंसर होगा। तार्किक सोच को बढ़ावा देना पॉजिटिव आंसर होगा। तो इसमें निगेटिव क्या है? तो पहला ऑप्शन है क्या कि बच्चे उच्च और अमूर्त गणित सीखने के लिए तैयारी करना, ये गलत है, ये निगेटिव आंसर। कोई भी चीज़ को सिखाने के लिए उसको उच्च पढ़ाई के लिए हम कुछ चीज़ नहीं सिखाते, सीखने के लिए सिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारी पॉजिटिव आंसर है। इसका सही आंसर चूंकि निगेटिव में पूछा है तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा, तो देखते हैं। NCF 2005 के अनुसार जो निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्कूलों में गणित शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है। ये NCF से रिलेटेड गणित से प्रश्न पूछे गए, यानी गणित पेडागोजी के सारे प्रश्न हैं, इसलिए गणित इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। गणित पेडागोजी के प्रश्न, लेकिन किससे रिलेटेड है? NCF से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न कर रहा है कि NCF 2005 के अनुसार जो निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्कूलों में गणित शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है। यह भी क्या प्रश्न है? निगेटिव वाला है, यानी निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। बच्चे के विचार प्रक्रिया का सही उत्तर करने के लिए गणित को बच्चे के संदर्भ में बताना, समस्या को सुलझाने के लिए कौशल विकास करना, गणित को उस शिक्षा के लिए तैयार करना। देखिए, यहाँ 2 निगेटिव आंसर है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। लेकिन इसमें चूंकि सीटेट जो है वो CBSE एग्जाम लेती है सीटेट का, और सीटेट में CBSE सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ पूछता है तो वो पॉजिटिव आंसर पूछे तो सारे पॉजिटिव रहता है, उसमें से एक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव। उसी तरह निगेटिव में से अगर 2 निगेटिव 3 निगेटिव है तो सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है? सबसे ज़्यादा बकवास टाइप कौन लग रहा है? वो आंसर मानती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा निगेटिव लग रहा है। वैसे तो निगेटिव ए भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है? ए है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे की विचार प्रक्रिया का सही उत्तर करने के लिए पढ़ाना। ये गलत है, ऑप्शन एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का विषय है? कौन सा विषय है? तो ईवीएस में हमारा सबसे पहला जो चैप्टर शुरू होता है वो है परिवार और मित्र। ठीक है, एनसीएफ के कितने थीम है? तो एनसीएफ के 6 थीम है और 4 जो परिवार और मित्र है उसके 4 उप थीम है। ठीक है, परिवार और मित्र, तो इसमें से कौन हो जाएगा? भोजन हो जाएगा। ठीक है, यानी खाद्य। सौरमंडल नहीं है, मौसम नहीं है, ऊर्जा नहीं है। ठीक है, तो खाद्य उसका एनसीएफ का विषय है, तो ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखना आपको थीम और उप थीम भी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित एनसीएफ 2005 में से कौन सा ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्ताव नहीं करता है? फिर वही क्या, निगेटिव आंसर, निगेटिव क्वेश्चन, तो निगेटिव आंसर हमको खोजना पड़ेगा। बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ लिंकेज, ये तो बिल्कुल करता है, लिंक तो करना चाहिए। गतिविधियों पर हाथ, ये भी है कि गतिविधियों पर हाथ अब जाना चाहिए, गतिविधि करने से ही करके सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तकनीकी शर्तों से परिचय या विषयगत दृष्टिकोण, और हम मैथ सीख रहे हैं तो उसके विषय में हमारा अलग दृष्टिकोण होगा, हर चीज़ का अपना, लेकिन इसमें निगेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव आंसर कौन सा हो जाएगा? तकनीकी शर्तों से परिचय, ये निगेटिव आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, एनसीएफ के कितने थीम है? ये मैं एक्स्ट्रा में आपको बता देता हूँ। एनसीएफ कर पर्यावरण, पर्यावरण के यानी ईवीएस के कितने थीम है? तो ईवीएस के 6 थीम है और कितने उप थीम है? और कितने उप थीम है? तो ईवीएस के 6 थीम है और इसके यानी पहला थीम कौन कौन सा थीम है? तो पहला थीम है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा और सीखने में बहुभाषावाद को देखा जाना चाहिए। कैसे देखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन है, छात्रों के लिए कई भाषाएं सीखने के लिए चुनौती, छात्रों के लिए कई भाषाएं सीखने के लिए चुनौती, शिक्षकों के लिए एक ऐसी कक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए चुनौती, शिक्षण अंग्रेजी में बाधा, या शिक्षण में संसाधन। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि बहुभाषावाद क्या है? हमने आपको पहले बताया, बहुभाषावाद शिक्षण में संसाधन का काम करता है, ये कहीं बाधा नहीं पड़ता, कहीं रोड़ा नहीं बनता। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, मैं आपको बता रहा था क्या, ईवीएस के थीम कितने थीम है? तो 6 थीम है। कौन कौन सा? पहला है परिवार और मित्र। ठीक है, परिवार और मित्र। दूसरा है हमारा, देखिए परिवार और मित्र में हम जन्म लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? हमको भोजन चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद हमको, अब पहला परिवार और मित्र में जन्म ले लिए, ठीक है, उसके बाद भोजन मिल गया, फिर आपको चाहिए होगा पानी यानी वाटर, जल चाहिए होगा, उसके बाद आपको शेल्टर यानी आवास चाहिए होगा। तो चौथा हो गया हमारा आवास। पांचवा होगा यात्रा, यात्रा आपको आवास भी मिल गया, आपको घर भी मिल गया। सबसे पहले याद करने का बेटर तरीका है, सबसे पहले हम कहाँ जन्म लेते हैं? तो परिवार और मित्र में। उसके बाद हमको भोजन चाहिए होगा, तो दूसरा होगा भोजन। तीसरा हो गया, अब परिवार मित्र मिल गया, दूसरा हमको भोजन भी मिल गया, तीसरा भोजन मिला तो पानी भी चाहिए यानी वाटर भी चाहिए। चलिए चौथा हो गया, सब कुछ मिल गया तो परिवार भी, आवास भी चाहिए, तो चौथा आवास मिल गया। उसके बाद जब इन सब चीज़ों से मिल गया तो अब क्या, अब थोड़ा सा बड़े हो गए तो यात्रा भी करेंगे, तो यात्रा। और छठा हो गया, तो पांचवा हो गया यात्रा, और छठा हो गया चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। कुछ अब घूम फिर लिए तो कुछ बनाएंगे, कुछ करेंगे भी, तो ये चीज़ें जो हम करते हैं और बनाते हैं। तो ये 6 थीम है। ठीक है, किसके? पर्यावरण के, और इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी पूछे जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्या है? आगे देखते हैं क्या है प्रश्न। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने का एक निश्चित तरीका और शामिल है, तरीका शामिल है, ठीक ना, और नहीं है, तरीका शामिल है, सोचने का एक निश्चित तरीका शामिल है। तो अब बताना है तर्क 1, नीचे दिए गए बयानों से एक जो उपरोक्त सिद्धांत को प्रतिबंधित नहीं करती है, प्रतिबंधित नहीं करती है, ये नहीं है, ठीक है, प्रतिबंधित नहीं करती है, उसके बारे में बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन क्या पूछ रहा है? नहीं करता है, यानी निगेटिव प्रश्न है, तो आंसर क्या होगा? निगेटिव। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा।
जिस विधि से इसे सिखाया जाता है, छात्रों को संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए सेट फॉर्मूले को देना। आपको नहीं लगता ये निगेटिव प्रश्न है? चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। अगला, जिस तरह से पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्री लिखी गई है या वर्ग के लिए चुनी गतिविधि और अभ्यास, ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव आंसर खोजेंगे। ये सबसे ज़्यादा निगेटिव है कि हम किसी बच्चे को, जैसे कि हम बच्चे को डायरेक्ट a+b का होल स्क्वायर सिर्फ इतना ही बता दे और बता दे a² + 2a + b², ये इसका फॉर्मूला हो गया। बच्चे को ये फॉर्मूला कहाँ से ये बताया ही ना, तो फिर उसके समझ में नहीं आएगा, बस रट्टा मार लेगा, वो कर लेगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर भूल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले पूरे डिटेल में समझाते हैं a+b कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए हम सही आंसर क्या हो जाए कि रटा फॉर्मूला नहीं देना, सीधे सेट फॉर्मूला पर नहीं देना उत्तर, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क देने का एक खास तरीका शामिल है। दृष्टि से महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? छात्रों को विशेष कोचिंग देना, अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाना, जोड़ तोड़ करना, अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, चर्चाओं में छात्रों को शामिल करने का उपयोग। देखिए यहाँ एक खास तरीका शामिल है, तर्क, सोचने और तर्क का एक खास तरीका शामिल है। दृष्टि से महसूस क्या किया जा सकता है, मतलब एक पॉजिटिव आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर है। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। अब यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव आंसर खोजेंगे, और सबसे इससे ज़्यादा बेटर कुछ हो ही नहीं सकता आंसर। क्या? जहाँ अन्वेषण की चर्चा करें, जहाँ अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ने की चर्चा करें, किसी समूह ग्रुप में चर्चा करें, या चर्चाओं में छात्रों को शामिल करने की चर्चा करें, जहाँ भी ये चीज़ें आएंगी वो आंसर हमेशा बेस्ट होगा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल में गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य है। संकीर्ण उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है, संख्यात्मक संबंधित कौशल, सही उत्तर विकसित करने के लिए बीज गणित सिखाने के लिए, गणना और माप सिखाने के लिए, रैखिक गणित, बीज गणित संबंधित दैनिक जीवन। जहाँ दैनिक को है तो सही है, संकीर्ण मतलब छोटा सा, ठीक है, नैरो होता है, ठीक है, तो ये तो सही आंसर है। सबसे सटीक आंसर क्या है? देखिए, बीज गणित सिखाने की बात करें, दैनिक जीवन से जोड़ने की बात करें, पॉजिटिव आंसर है। गणना सिखाने, माप सिखाने, ये भी करते हैं, पॉजिटिव आंसर है। बीज गणित सिखाने ये भी है। कौन नहीं है? वो हम ये है कि बच्चे हमेशा सही उत्तर के लिए विकसित करें, ये जो ही नहीं है। बच्चे सीखेंगे, गलती करेंगे तो ही सीखेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एग्जाम द्वार चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल, हम चैनल पे रोज नए नए वीडियो डालते रहेंगे, आपको सीटेट से रिलेटेड सारे चीज़ें टॉपिक कराते रहेंगे, और नए साल में नए उजाला के साथ हम आपके साथ आए हैं। तो एक बार जुड़िए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय